आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट एनी मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वो पहले मैनुअल काम करती है, उसको पूरा अगर कंप्यूटराइज्ड करना हो तो मैनुअल वर्क को, मैनुअल सिस्टम्स को कैसे कंप्यूटराइज्ड किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो द टॉपिक इज about system development. Today's topic is about system development, or you can say we will see how an organization will convert any manual information system into computer based information system. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना कार्य शुरू करती है तो वो मैन्युअली ही करती है। शुरू से कोई भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं होते। सिंपल एग्जांपल अगर आपको बताएं तो कई साल पहले, ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में मैन्युअली ही काम किया जाता था। धीरे धीरे वो कंप्यूटर बेस्ड हो गए। तो जब वो मैन्युअली काम करते थे उनको क्या प्रॉब्लम्स आती थी, किस तरह से वो काम करते थे, उनके काम करने के कौन कौन से लिमिटेशंस थे, उनके कार्य में कौन कौन सी रुकावटें आती थी, उन सभी रुकावटों को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आए। अब ये ऐसी चीज़ है जो आप लोग एसई में यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब सबने स्टडी किया होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। ठीक है, ये सभी स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वही स्टेप्स यहाँ पर हमें बताने हैं। ये आप देखिए, दीज आर द स्टेप्स जिनको हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ता है, जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि सिस्टम डिज़ाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फिर हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको कोडिंग करते हैं, कोडिंग यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और कोडिंग के बाद टेस्टिंग, और उसके लिए टेस्ट केस डिज़ाइन करेंगे कि हमारा सिस्टम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। वैलिडेशन की प्रोसेस भी साथ में होती रहेगी, और जब सिस्टम तैयार हो जाता है तो हम उसे रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करने के बाद हम अपने कस्टमर को सपोर्ट रेगुलरली देते जाएंगे। इन्हीं के बीच डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस भी चलती रहती है, यानी कि यूज़र को मैनुअल भी बनाकर देना पड़ता है, कस्टमर को मैनुअल भी बनाकर देना पड़ता है, जिसमें उसको ये पता चले कि सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल करना है, हाउ द सिस्टम विल बी यूज्ड। तो ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए। बट मेक इट वेरी क्लियर, इस टॉपिक के अंदर आपको ये डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं समझानी है। हमें इस टॉपिक के अंदर ये समझाना है कि कौन से फेज में, जैसे कि प्लानिंग फेज में क्या किया जाता है, एनालिसिस फेज में क्या किया जाता है, डिज़ाइन फेज में क्या किया जाता है, हर एक स्टेप की कौन सी इंपॉर्टेंस है वो हमें समझाना है। एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनुअल काम किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। और जब मैनुअल काम किया जाता था तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा नहीं होता था, तब भी फायदा होता था, लेकिन आज ज़्यादा फायदा होता है। प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड टू मच। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ये बताया जाएगा कि मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में कुछ इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट क्या करते थे, खुद अपने हाथों से पेपर पर चार्ट, ग्राफ, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके डिसीजन मेकर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। जब पेन पेपर अवेलेबल था, आज भी पेन पेपर अवेलेबल है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल नहीं था, तो उनको चार्ट और ग्राफ सब कुछ मैन्युअली ड्रॉ करने पड़ते थे। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हायर किए जाते थे और वो डिसीजन मेकर्स को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को डिसीजन लेने में, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में हेल्प करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग डेटा ऑन द स्टॉक प्राइसेस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को जानना हो कि पिछले महीने में या पिछले सालों में किसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट जो होता है, शेयर का रेट वो कैसा रहा है, उसके बारे में अगर जानना हो तो उसके लिए ग्राफ और चार्ट ड्रॉ करके एक रिजल्ट निकाला जाता था, और ये रिजल्ट ग्राफ पेपर पर जब ड्रॉ किया जाता था तो इससे एक एस्टिमेट लगाया जाता था। दे कुड एस्टिमेट कि आने वाले टाइम में स्टॉक के प्राइसेस क्या रहेंगे। तो एनालिस्ट डेवलप पैटर्न्स ऑन द ग्राफ पेपर दैट हेल्प देम डिटरमाइन what stock prices are likely to be in the next few days or weeks। आने वाले दिनों में या फिर आने वाले हफ्तों में उन स्टॉक के प्राइसेस क्या रहेंगे जिनके चार्ट और ग्राफ ये लोग ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ इन्वेस्टर्स ने ऐसा कार्य करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा लिए हैं मैनुअल स्टॉक एनालिसिस करके। मतलब कि मैन्युअली चार्ट और ग्राफ ड्रॉ करके भी पैसा कमाया जाता था, लेकिन आज उससे ज़्यादा कमाया जाता है।
सो मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बिगिन एज मैनुअल सिस्टम, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बीतते उन्हें कंप्यूटराइज्ड किया जाता है। एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पोस्टल सर्विस होती है, जब हम किसी को भी लेटर पोस्ट करते हैं या फिर किसी को कुछ भी सामान कुरियर करते हैं, यहाँ पर लेटर का एग्जांपल दिया हुआ है, तो पोस्टल सर्विस में लेटर्स को किस तरह से सॉर्ट किया जाता था। उन दिनों में बारकोड स्कैनर या बारकोड डिवाइसेस नहीं थे। इवन जो बारकोड स्टिकर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टिकर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो अर्लियर लेटर्स वर विजुअली स्कैन्ड बाय द पोस्टल एम्प्लॉइज। पोस्टल एम्प्लॉइज क्या करते थे, आप जो उनको लेटर देते थे उनको विजुअली देख करके स्कैन करते थे, उनका जिप कोड देखते थे और मैन्युअली उसे अप्रोप्रिएट शेल्फ यानी कि कबर्ड में रख देते थे। उनके खाने बने हुए होते थे और वहां पर वो लेटर्स को रख दिया जाता था। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लेटर सूरत के भटार एरिया का है तो वो उस भटार के एरिया के शेल्फ के अंदर रख दिया जाएगा। अगर कोई लेटर अहमदाबाद के मणिनगर के एरिया का है तो फिर उस शेल्फ में रख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये मैन्युअली स्कैन करके, विजुअली स्कैन करके पोस्टल एम्प्लॉइज एक एक लेटर को जिप कोड देख करके स्कैन करके रखते थे। लेकिन आज बारकोड एड्रेस लेटर्स के ऊपर अवेलेबल आ गए हैं। आप कोई भी लेटर लो, अगर उसमें बारकोड एड्रेस अवेलेबल नहीं हो तो अलग से स्टिकर लगा दिया जाता है। जब आप पोस्टल सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो बारकोड स्टिकर जो लगाए जाते हैं पोस्टल सिस्टम में, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली उस बारकोड को रीड करते हैं और ऑटोमेटिकली उस स्पेसिफिक कन्वेयर बेल्ट पर जाकर उस शेल्फ में रखे जाते हैं। यानी कि रखे तो आज भी शेल्फ में ही जाते हैं, लेकिन पहले विजुअली किया जाता था और आज उसे इलेक्ट्रॉनिकली और ऑटोमेटिकली रीड करके उसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उस शेल्फ पर रख दिया जाता है। यानी कि काम करने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो गया। मैनुअली जिप कोड देखना और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिकली उसे स्कैन करके बारकोड की मदद से उसे अप्रोप्रिएट शेल्फ में रख देते हैं। यानी कि ये पूरा मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि मैनुअली ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम करती थी। अब सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटी क्या बोलती है? सिस्टम डेवलपमेंट एक्टिविटी ये बोलती है कि जो आपका मैनुअल कार्य था उसे हमें कंप्यूटराइज्ड करना है। तो कंप्यूटराइज्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर दिया गया है कि सिस्टम डेवलपमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द बिजनेस सिस्टम। बिजनेस जिस तरह से काम करते हैं उनकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करो या फिर नई एक्टिविटी हो रही है तो क्रिएट करो। जनरली नई एक्टिविटी हमेशा मैनुअल होती है, पर आज टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली उसे कंप्यूटराइज्ड ही कर देती हैं। सो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम अ स्मॉल टू वेरी लार्ज। छोटी से छोटी दुकान भी होती है। अगर किसी का पान का गल्ला भी होता है तो आप उसे बोलो कि आप क्या करते हो, तो वो बोलेगा मैं बिजनेस करता हूँ, मेरे पान के गल्ले का बिजनेस है। वो छोटी सी दुकान भी उसके लिए बिजनेस है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो आपको पता ही है, तो कोई भी प्रोजेक्ट छोटे से छोटा भी प्रोजेक्ट हो सकता है और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाया जा सकता है। एंड दीज मे रेंज फ्रॉम द एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर स्टॉक एनालिसिस। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर आप बना दो जो स्टॉक एनालाइज करता हो, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर एक वीडियो गेम बना दो जो कि बहुत सिंपल होती है। सिंपल मारियो जैसी गेम आप अज्यूम करो। सो पीपल इनसाइड अ कंपनी कैन डिजाइन द सिस्टम्स और कंपनीज कैन डू आउटसोर्सिंग by hiring an outside company to perform some or all of the systems development project। देखो ये समझने जैसी बात है। हमें मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यानी कि मैनुअल वर्क को कंप्यूटराइज करना है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और वो मैनुअल वर्क को कंप्यूटराइज करना चाहती है, ठीक है, तो वो आउटसोर्सिंग की हेल्प लेगी। आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से डेवलपर्स को हायर करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में बताएगी और रिक्वायरमेंट के अनुसार डेवलपर्स प्रोजेक्ट बनाएंगे यानी कि सिस्टम डिजाइन करेंगे। लेकिन अगर कंपनी छोटी है तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अपना कार्य कर सकती है, ठीक है। जनरली बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो खुद भी एम्प्लॉय से डेवलपमेंट का कार्य करवाती हैं। सो पीपल इनसाइड द कंपनी कैन डिजाइन द सिस्टम्स। ये खुद अपने सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं या फिर कंपनीज आउटसोर्सिंग कर सकती है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जैसे अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करने के लिए डॉलर्स देने पड़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एशिया की कंट्रीज में से एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, डेवलपर्स को हायर करते हैं और उनसे कम दाम में डेवलपमेंट का कार्य करवाते हैं। तो ये उनके लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू डॉलर। उन लोगों को रुपीज में देना पड़ता है और यहाँ पर डेवलपर्स रुपीज में या फिर कम डॉलर्स में भी हायर कर लिए जाते हैं और वो अच्छे से काम करके देते हैं। आउटसोर्सिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम पर ध्यान दे सकती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का कार्य संभालने लगी और उसने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आउटसोर्सिंग करने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है, कंपनी कैन फोकस ऑन व्हाट इट डज बेस्ट। जो उनके लिए बेस्ट है, जो उनका डेवलपमेंट का कार्य है, उसके ऊपर फोकस करेंगे एंड असाइन द अदर फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सिस्टम को डिजाइन करने का काम ये कंपनीज को दे दिया जाएगा जो उसमें एक्सपर्टीज है। सो आउटसोर्सिंग
हो सकता है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ना भी हो फॉर ऑल द कंपनीज। तो डिपेंड करता है कि वो कैसे कार्य करना चाहते हैं। सो वन स्ट्रेटेजी फॉर इम्प्रूविंग द रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज टू डिवाइड इट इनटू स्मॉल स्टेप्स, जो कि आपको पता है कि कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक का वेरी डिफाइंड गोल होता है और हर एक में हमें एक टास्क अकम्प्लिश यानी कि अचीव करना होता है। वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहले से भी देखे हैं। प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कोडिंग। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इंस्टॉलेशन नहीं है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग, इम्प्लीमेंट करना। टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन साथ में ही चलते हैं, जिसमें टेस्ट केस डिजाइन करके उसे चेक किया जाता है। रिलीज यानी कि उसे आप मार्केट में दे दो, कस्टमर को दे दो। और सपोर्ट यानी कि रेगुलरली मेंटेन भी करते रहो, जिसे कहते हैं मेंटेनेंस। और बीच में डॉक्यूमेंटेशन का भी कार्य होता रहता है। अब हमें इन स्टेप्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन स्टेप्स को बताना है कि ये स्टेप में कौन सी फेज को हमें इंप्लीमेंट करना है, यानी कि किस चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ध्यान देना, हमें अब ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग फेज में क्या करना पड़ता है, व्हाट इट रिक्वायर्स टू प्रिपेयर। एनालिसिस फेज में क्या करना पड़ता है, व्हाट एनालिसिस फेज रिक्वायर्स, यानी कि द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द कन्वर्जन ऑफ मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू CBIS यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन चीजों को प्रिपेयर करना पड़ता है। देखो, सबसे पहली फेज कौन सी है, प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, यानी कि सिस्टम का ओवरव्यू देना पड़ता है। बहुत सिंपल चीज है, अज्यूम करो पूरा का पूरा सिस्टम मैनुअल है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअली काम कर रही है, तो वो प्लानिंग करेंगे ना। तो प्लानिंग में वो क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है, व्हाट वी नीड टू डिजाइन, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनुअल काम किस तरह से किया जाता है, इन लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये इनपुट कैसे देते हैं, ये आउटपुट कैसे लेते हैं, सब चीज लिखनी पड़ती है। मतलब कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी डिस्क्राइब किया जाता है, उसका ओवरव्यू बताया जाता है, या फिर जो नया सिस्टम आप बनाने वाले हो उसको भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि वो सिस्टम कैसा होगा। जैसे कि अगर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उनका प्रोजेक्ट अलग होगा एज कम्पेयर टू अ होटल मैनेजमेंट। दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप तो है ही नहीं। कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है कि स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट कॉलेज की और स्कूल्स की अलग होती है, कम्पेयर टू रेलवे। तो आप दो चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी कि प्लानिंग फेज में हमें सिस्टम को डिस्क्राइब करना होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और जो नया हम बनाने वाले हैं वो क्या बनने वाला है, वो किस तरह से बनेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई भी व्यक्ति यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय डेवलपर्स को, जो डेवलपर्स रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए आते हैं, उनको ये बताएगा कि हमारे यहाँ पर इस तरह से काम किया जाता है, हम इस तरह से इनपुट लेते हैं, इस तरह से आउटपुट देते हैं, यानी कि सिस्टम को मैन्युअली बोल बोल कर समझाएगा। उसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। जब किसी चीज को बोल बोल कर समझाया जाता है ना, ऐसा काम होता है, वैसा काम होता है, वर्ड्स के फॉर्म में, लैंग्वेज का यूज करके, जनरली बाय यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अपनी मदर टंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यू मे यूज अ गुजराती और हिंदी लैंग्वेज, उसे कहते हैं नैरेटिव डिस्क्रिप्शन। और डेवलपर भी लिखता जाएगा ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज के पास टाइम नहीं है, दे आर वेरी बिजी, तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज क्या करेंगे, डेवलपर को बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बिल्स हैं, ये पेपर्स हैं, ये ग्राफ है, ये चार्ट है, आप देख लो और समझ लो। उसे कहते हैं पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, अ पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड्स। यानी कि जब किसी चीज को लैंग्वेज में समझाया जाता है, भाषा के तौर पर समझाया जाता है, और जब किसी चीज को पिक्चर के तौर पर समझाया जाता है, वर्ड्स के फॉर्म में, पिक्चर के तौर पर यानी कि कोई इमेज दिखाकर समझाया जाता है, तो वो ज्यादा आसान होता है समझना। याद करो जब आप स्टूडेंट थे स्कूल में, तो आपको एक फोटोग्राफ यानी कि इमेज दी जाती थी और आपको बोला जाता था कि इस पर से स्टोरी लिखो, तो वो आपके लिए ज्यादा आसान होता था। तो आपको स्टोरी दी गई है और उस पर से आप कोई चित्र ड्रॉ करो, तो चित्र से चरित्र सामने आ जाता है। ठीक है, एक पिक्चर देखो, एक इमेज देखो, तो उसका चरित्र सामने आ जाएगा। तो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए दो चीजें हैं, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन या फिर पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। दूसरा है इनपुट डॉक्यूमेंट्स और तीसरा है आउटपुट डॉक्यूमेंट्स। ये दोनों फेज किसके हैं, ध्यान से देखो, एनालिसिस फेज के। पहला फेज कौन सा है, प्लानिंग फेज। बाकी दोनों स्टेप्स, इनपुट और आउटपुट डॉक्यूमेंट्स जो हमें प्रिपेयर करने हैं, वो एनालिसिस फेज के अंदर आते हैं। ठीक है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हमें चेक करना है कि सिस्टम में इनपुट किस तरह से दिया जाता है और जो सिस्टम हम कंप्यूटराइज करेंगे उसमें किस तरह से दिया जाएगा। तो सिस्टम में जो इनपुट दिया जाता है उसकी वॉल्यूम अलग अलग हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है,
एक्यूरेसी अलग हो सकती है, हर एक चीज को हमें वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आपने इनपुट सही तरीके से नहीं दिया तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जब आप कोई भी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 10 डिजिट्स का। अब आप वहां पर 13 डिजिट्स डाल सकेंगे? 13 डिजिट्स एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल नंबर वाली फील्ड के अंदर, आप लोग VB.NET सीख रहे हैं, तो नंबर वाली फील्ड के अंदर अगर आप कैरेक्टर इनपुट करेंगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इनपुट प्रिसाइज फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इनपुट डिस्क्राइब करना होता है। तो इनपुट डिस्क्राइब करने के साथ, इनपुट डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब करने के साथ आउटपुट पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका नेचर बहुत क्रिटिकल होता है। आउटपुट का डिजाइन बहुत ध्यान देना पड़ता है, आउटपुट बिल्कुल सही फॉर्मेट में आए। अगर आउटपुट सही तरीके से समझ में नहीं आएगा तो मैनेजर्स फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो आउट डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट डॉक्यूमेंट्स डिजाइन करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डिजाइन है। डिजाइन यानी कि फाइल डिजाइन, और ये भी डिजाइन फेज का ही पार्ट है, प्रोग्राम फ्लो एंड लॉजिक। सी, फाइल डिजाइन का मतलब है, जनरली हम लोग समझते हैं जब भी डिजाइन वर्ड आता है तो आप लोग समझते हो कि यूजर इंटरफेस डिजाइन करना। जैसे VB.NET में आप बटन्स रख देते हैं, कंट्रोल्स रखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू रखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जनरली समझते हैं डिजाइन मतलब कि यूजर इंटरफेस डिजाइन करना। नो, डिजाइन का मतलब होता है फाइल का भी डिजाइन करना और प्रोग्राम फ्लो और लॉजिक पर भी ध्यान देना। देखो यहाँ पर आप याद करो कि जब आप कोई भी फील्ड इनपुट करते हो, जैसे डेटाबेस डिजाइन करते हो, तो डेटाबेस डिजाइन करते समय आपको हर एक फील्ड का साइज देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर प्रोडक्ट की डिटेल्स इनपुट करनी है, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स में क्या क्या आता है? आइटम का नंबर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 to 8। 1 to 8 का मतलब क्या है कि आइटम नंबर की फील्ड की लेंथ है 8 डिजिट्स की। आइटम नंबर इज ऑफ 8 डिजिट्स। फिर आइटम का डिस्क्रिप्शन है फॉर एग्जांपल 9 to 24 यानी कि 16 डिजिट्स का। और आइटम का अमाउंट है फॉर एग्जांपल 25 to 32 यानी कि अगेन 8 डिजिट्स का। इसके अलावा और भी फील्ड होती है जैसे कि प्राइस, यूनिट, कॉस्ट, वेट एक्सेट्रा, बहुत सारी फील्ड हो सकती है। आप अज्यूम करो बहुत सारी फील्ड दी हुई है। अब ये जो हम डिजाइन कर रहे हैं, ये सभी फील्ड किस फॉर्मेट में स्टोर होगी, इसे कहा जाता है फाइल डिजाइन। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, आजकल के जमाने में जब हम फाइल डिजाइन करते हैं तो हम डेटाबेस में फील्ड की लेंथ के ऊपर ही ध्यान देते हैं। आप सबने ये देखा ही होगा, जब आप टेबल डिजाइन करते हो तो उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि कॉलम के नाम, ये सभी कॉलम के नाम है ना, आइटम नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम अमाउंट, प्राइस, यूनिट, कॉस्ट, वेट, ये सभी हमारे फील्ड के नाम यानी कि एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। पुराने जमाने में इन सब के डिजाइन के साथ साथ हमें सिस्टम के बारे में भी देखना पड़ता था, हमें सिस्टम को भी ध्यान में रखना पड़ता था। यानी कि हर एक डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, किस प्रकार का इनपुट ले सकता है, किस प्रकार का आउटपुट मीडिया इस्तेमाल किया जाएगा। आज आप सभी इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप लोगों को फील्ड की लेंथ दे दी जाती है और आप उसमें इनपुट कर देते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो आज जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि इंटरनल डिटेल्स ऑफ द सिस्टम आर टोटली हिडन फ्रॉम यू ऑल। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, कि सिस्टम की इंटरनल डिटेल्स आप सभी से पूरी तरह से हिडन है। आपको उसके इंटरनल सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज फाइल डिजाइन एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिजाइन फेज इज प्रोग्राम फ्लो एंड लॉजिक। आप लोगों को इस चीज के बारे में भी ध्यान देना पड़ता है कि प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा और किस तरह से उसका लॉजिक आप डिजाइन करेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है, किसी भी प्रोग्राम का फ्लो बताने के लिए, सिस्टम का फ्लो बताने के लिए आप इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सिंबल्स को कहते हैं फ्लो चार्ट के सिंबल्स। जैसे प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल इस्तेमाल करेंगे, इनपुट आउटपुट के लिए आप पैरेललोग्राम इस्तेमाल करेंगे, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम बिकॉज द टू लाइंस आर पैरेलल। डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। मर्ज और एक्सट्रैक्ट, अगर किसी चीज को हमें मर्ज करना हो, दो में कंबाइन करना हो, तो ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट यानी कि एक में से दो डिवीजन करने हैं तो ये इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेसिफिक डिसीजन पर पहुंचना है, इफ एल्स कंडीशन जैसा कुछ इंप्लीमेंट करना है तो आपको डिसीजन के लिए डायमंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका पेज कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पर कनेक्टिविटी दिखाने के लिए आपको कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि सिस्टम का फ्लो बताने के लिए या प्रोग्राम का फ्लो बताने के लिए या फिर उसका लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सिस्टम फ्लो चार्ट, यूएमएल डायग्राम्स, DFD डेटा फ्लो डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सिस्टम को किसी भी तरह से समझा जा सकता है। यह डायग्राम से आप टेबल्स को समझोगे, लेकिन सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हिप्पो चार्ट भी अवेलेबल है। सो ऑल दीज हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग द प्रोग्राम फ्लो एंड लॉजिक।
तो ये भी आपका डिजाइन फेज का ही एक पार्ट है। तो हम इन फेजेस के बारे में देखा, प्लानिंग फेज, एनालिसिस फेज एंड डिजाइन फेज। प्लानिंग फेज के अंदर सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, मैनुअल और पिक्टोरियल। एनालिसिस फेज में दो चीजें हमें करनी है, इनपुट और आउटपुट डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। डिजाइन फेज में हम फाइल को डिजाइन करेंगे, यानी कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर, बिना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में दिए हुए, लेकिन पुराने जमाने में देना पड़ता था, तो वो भी आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिजाइन फेज में हम प्रोग्राम का फ्लो और उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करेंगे। बाकी के फेजेस हैं आपके इम्प्लीमेंटेशन फेज, यानी कि कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जब बात आती है तो आप सब समझते हैं कि सी प्रोग्रामिंग। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज विच विल बी रेडिली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जो कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल डायरेक्टली समझ सके, जिसे है असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। जैसे देखो, हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन रीड करनी है तो रीड करने के लिए, रीड ऑपरेशन करने के लिए हम ऐसा एक ऑपकोड इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑपकोड। टू परफॉर्म एन ऑपरेशन हम ऑपकोड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि रीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, rg1 num1। इसका मतलब होता है num1 की वैल्यू, num1 वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो rg1 में जाएगी, rg1 यानी कि रजिस्टर 1 में। सिमिलरली num2 की वैल्यू rg2 के अंदर जाएगी, यानी कि रजिस्टर नंबर 2 के अंदर। ये भी रीड इंस्ट्रक्शन है। और ये दोनों रजिस्टर्स कहाँ पर होते हैं? ये दोनों रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर होते हैं। प्रोसेसर की मेमोरी को बोला जाता है रजिस्टर। सो लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, ऐड rg1 rg2, यानी कि इसके अंदर अगर वैल्यू है 4 और इसके अंदर वैल्यू है 2, तो 4 + 2 हो जाएगा 6 और वो ऐड होकर डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि जो प्रोसेसर डायरेक्टली समझ सके, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हमें इस्तेमाल करना है। तो हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ऑपरेशन कोड विच इज कॉल्ड एज ऑपकोड इन शॉर्ट। उसे ऑपकोड कहा जाता है और उसके कोई ना कोई ऑपरेंड्स होते हैं, जैसे कि ये पहला ऑपरेंड है rg1, ये दूसरा ऑपरेंड है rg2। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके किसी भी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है विच इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोसेसर। दिस इज कॉल्ड एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिस्टम को डायरेक्टली किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझाने की बात, कि सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली इजीली समझ सके। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन फेज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोडिंग फेज, और यू कैन से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के स्टेप के अंदर, यानी कि इस चीज को प्रिपेयर करते समय हमें इम्प्लीमेंटेशन फेज का ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट इज सिस्टम वेरिफिकेशन, यानी कि सिस्टम को वेरीफाई करना है। सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए आपको उसे टेस्ट करना पड़ेगा और इवैल्यूएट करना पड़ेगा। टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप टेस्ट केसेस डिजाइन करेंगे, उसे आप प्रॉपरली इवैल्यूएट करेंगे कि आपने जो सिस्टम बनाया है। जैसे यहाँ पर देखो, सिस्टम वेरिफिकेशन के अंदर हम ये पूरी तरह से टेस्ट करेंगे कि जो भी कोड हमने लिखा है वो कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद जब मशीन रीडेबल फॉर्म में चला गया और इनपुट प्रोसेस और आउटपुट करके जब सभी रिपोर्ट्स डिस्प्ले करवा रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आती है बीच में, तो आपका सिस्टम हॉल्ट पर आ जाएगा, यानी कि बीच में रुक जाएगा। तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और लास्ट फेज हमारी है वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीज एंड सपोर्ट फेज, विच रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन को हम कहते हैं मैन्युअल। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में से खरीदो, आप एक मोबाइल फोन खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो मैनुअल प्रिपेयर किया जाता है, और 3 प्रकार के मैनुअल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं इनपुट मैनुअल, यानी कि इनपुट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम ये बताएंगे कि सिस्टम किन चीजों को एक्सपेक्ट करता है और किन चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करता, यानी कि कौन सा इनपुट दिया जा सकता है और कौन सी चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि सिस्टम किस तरह से रन होगा और किस तरह से उसे मेंटेन किया जाएगा। और लास्ट में है आउटपुट डॉक्यूमेंटेशन, जो सिंपल ओवरव्यू सिस्टम का बताता है कि सिस्टम में आउटपुट किस तरह से आएगा, किस तरह से वो जनरेट होगा और आउटपुट कौन सा जनरेट नहीं हो सकता, उसके लिमिटेशंस कौन कौन से हैं। सो दीज 8 स्टेप्स आर ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और यू कैन से दीज आर द स्टेप्स ऑफ कन्वर्टिंग any manual information system into computer based information system। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी मैनुअल वर्क को, मैनुअल काम को ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर बेस्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये स्टेप्स बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं और इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, you have to explain these steps।